प्रसिद्ध इटालियन फिल्मकार फेडेरिको फेलिनी की एक बेहतरीन फिल्म 8.5 का ओपनिंग सीन सिनेमा के इतिहास में सबसे अच्छे ओपनिंग सीन्स में एक माना जाता है। सीन कुछ इस तरह है कि नायक एक सपना देख रहा है जहां वो ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ कार और बस की कतार। ऐसे में अचानक उसकी कार में धुआं भरने लगता है। वो बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगता है। ट्रैफिक जैम में फंसे बाकी लोग उसे देख रहे हैं, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। बड़ी मुश्किल से वो कार की खिड़की से निकलने में कामयाब होता है और आसमान में उड़ने लगता है। फिल्म के नायक का ये सपना उसकी अपनी बनाई हुई सीमाओं को लांघने की उसकी कोशिश दिखाती है। 18वीं सदी आते तक कुछ इसी तरह से विज्ञान अपनी सीमाओं को लांघने की कोशिश में निरंतर प्रयासरत था। इस कहानी के कई किरदार हमारे सामने आते रहे और उन्होंने अपने वक्त से आगे बढ़कर सोचने की हिम्मत दिखाई। आइए ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। साल 1761। यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड की लड़ाई अपने उरूज पर थी। 17 साल के जियां बैप्टिस्ट डे मोने नाम के फ्रेंच नौजवान के मन में देश के लिए कुछ कर गुजरने की ललक पैदा हो गई और वो फ्रेंच आर्मी में भर्ती हो गया। 1761 की 15 जुलाई के दिन अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी आर्मी का नुकसान इतना ज्यादा था कि 5000 सैनिक मारे गए। बचने वाले 14 सिपाहियों में जियां बैप्टिस्ट भी एक था। अपनी बहादुरी के लिए उसे पदोन्नत कर लेफ्टिनेंट बना दिया गया, लेकिन 1 साल के बाद एक कुश्ती के मुकाबले में गर्दन की हड्डी टूटने से उसे सेना छोड़नी पड़ी और इलाज करवाने में इतने पैसे खर्च हो गए कि उसे गरीबी ने घेर लिया। जीविका चलाने के लिए एक बैंक में नौकरी शुरू की और अपना खाली समय अपने शौक को पूरा करने में लगाने लगा। जीव जंतुओं का बारीकी से अध्ययन और उनसे जुड़ी पढ़ाई। अगले कुछ सालों में उसका ये शौक रोजगार का साधन भी बन गया और उसे पेरिस के रॉयल गार्डन्स में नौकरी मिल गई। अब वो अपने अध्ययन का रुख जीवन और मृत्यु की परिभाषा और दोनों के संबंध की तरफ मोड़ रहा था। इसी दौरान जियां बैप्टिस्ट ने अपना वो नाम रखा जिससे आज हम उसे जानते हैं, लामार्क। 1801 में लामार्क ने अपने बोटेनिकल पब्लिकेशन में छपे लेख में ठीक ठीक पहचाना कि एरिस्टोटल जिन जानवरों को ब्लडलेस रक्तहीन कहता था, उनमें रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रे नहीं होती, और इस तरह लामार्क ने उनका नया नाम रखा, इनवर्टिब्रेट। लेकिन इस लेख का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा था फॉसिल्स पर, जिसमें लामार्क ने लिखा कि जैसे अर्थ वक्त के साथ बदलती रही है, वैसे ही सभी जीव जंतुओं में भी वक्त के साथ बदलाव आया है। लामार्क के इस जबरदस्त विचार के पहले तक सभी वैज्ञानिक ये मानते थे कि जीव जंतु जैसे आज दिख रहे हैं वैसे ही लगभग हमेशा से दिखते आए हैं। लामार्क ने अब नए आयाम स्थापित कर दिए थे। समय के साथ न सिर्फ पृथ्वी में बल्कि जीव जंतुओं में भी बदलाव। अपने इसी विचार को 1802 में छपी अपनी किताब हाइड्रोजियोलॉजी में आगे बढ़ाते हुए लामार्क ने लिखा, नेचर प्रकृति को 3 भाग में पढ़ा जाना चाहिए। पहला जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, दूसरा एस्ट्रोनॉमी आसमान का अध्ययन, और तीसरा जीव जंतुओं का अध्ययन, और इस तीसरे को लामार्क ने नाम दिया बायोलॉजी।
1809 में छपी अपनी मास्टर वर्क किताब जूलॉजिकल फिलॉसफी में लाइफ जीवन को परिभाषित करते हुए लामार्क ने लिखा कि हर जीवित चीज में कुछ हरकतें होती हैं जो कि उसके अंदर से जनित होती हैं। उनके अंदर जीवन विकसित होता है, वो प्रजनन करते हैं और बाहरी प्रोत्साहन से उनके अंदर बदलाव आता है और अंत में जीव मर जाते हैं। इसके लिए लामार्क ने 3 सिद्धांत दिए। पहला, अगर जानवर अपने किसी अंग को बार बार इस्तेमाल करे तो वो अंग विकसित होता जाएगा और कोई अंग अगर इस्तेमाल नहीं हुआ तो समय के साथ धीरे धीरे गायब हो जाएगा। ये बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी में होगा और जानवर के वातावरण पर निर्भर करेगा। दूसरा, जानवरों में ये बदलाव एक लंबे समय में प्रकृति नेचर के द्वारा किया जाता है। नेचर इस तरह के बदलाव हर जीव में कर रही है। तीसरा, इस बदलाव की एक दिशा है, सरल जीवन से विकसित की तरफ। जीवन पानी में सरल रूप में पैदा हुआ है और आज के विकसित रूप में पहुंचा है। लामार्क की ये थ्योरी थी बड़ी क्रांतिकारी, लेकिन इसके लिए उसके पास कोई एक्सपेरिमेंटल सबूत नहीं थे। लामार्क अपनी इस थ्योरी के लिए ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इसी तार्किक निष्कर्ष को सामने रख पाया कि जैसे अर्थ में बदलाव हुए हैं वैसे ही जानवरों में भी हुए होंगे। लेकिन इस थ्योरी की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि ये हुआ कैसे है, नेचर ने ये बदलाव किए कैसे हैं। और लामार्क के पास जवाब के रूप में सिर्फ प्लेटो की ये कहावत थी कि ये नेचर की मर्जी है। इस बदलाव के पीछे का कारण न समझा पाने की वजह से आखिरकार लामार्क की थ्योरी को नकार दिया गया। वैज्ञानिकों के बीच इसे न मानने वालों की संख्या बढ़ती गई और अपने जीवन के अंत तक लामार्क अपनी किताब जूलॉजिकल फिलॉसफी का बचाव ही करता रहा। वैसे ही लामार्क गरीब था और इस बीच उसकी पत्नी का देहांत हो गया और मुफलिसी में दिन काटते हुए अपनी किताब छपने के 20 साल बाद 1829 में जब लामार्क मरा तो उसकी 2 बेटियों के पास उसे दफनाने के लिए भी पैसे नहीं थे। कचरे के ढेर में उसका पार्थिव शरीर छोड़ दिया गया, जहां अक्सर गरीबों के छोड़ दिए जाते थे। और आज हम अपने वक्त से सालों आगे लामार्क की कब्र का पता तक नहीं जानते। हालांकि लामार्क की थ्योरी प्रामाणिक सबूत के अभाव में गिर गई, लेकिन उसकी थ्योरी ने एक लकीर जरूर खींच दी जिस पे चल के आने वाले बायोलॉजिस्ट बेहतर काम कर सकते थे। 1809 के ठीक उसी साल जब लामार्क ने अपनी किताब जूलॉजिकल फिलॉसफी पब्लिश की थी, इंग्लैंड के श्रॉपशायर में चार्ल्स डार्विन पैदा हुआ। यह बदली हुई दुनिया थी। विज्ञान सबूतों के आधार पर खड़ा होकर नए झंडे गाड़ रहा था। ऐसे वक्त में नन्हा चार्ल्स बचपन से ज्यादा नेचर के करीब रहने की कोशिश करता। घर के पास की झील में मछलियां पकड़ना, कीड़ों को इकट्ठा करना और उनकी हरकतें ध्यान से देखना, पेड़ पौधों को बारीकी से गौर करना और उनके नाम याद करना, ये सब उसे बचपन से बहुत पसंद था। डार्विन के पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने और चर्च की सेवा में लग जाए। इसके लिए उसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने भेज दिया गया, लेकिन डार्विन को कुछ और ही करना था। 1831 में अपनी डिग्री पूरी कर जब डार्विन ने नेचर के अध्ययन को अपना रोजगार बनाने की इच्छा अपने प्रोफेसर जॉन हेंसलाउ को बताई, तो उसने उसे अपने नेवी अफसर दोस्त रॉबर्ट फिट्जरॉय के पास भेज दिया, जो 2 साल के साउथ अमेरिका की ज्योग्राफिकल सर्वे पर अपने जहाज HMS बीगल पर निकलने वाला था। डार्विन
तुरंत इस यात्रा पर जाने तैयार हो गया और क्रिसमस के अगले दिन 26 दिसंबर को रवानगी तय हो गई। लेकिन 25 दिसंबर की रात तक पूरी क्रू ने इतनी शराब पी ली कि अगले दिन तक बेसुध पड़े रहे। जैसे तैसे HMS बीगल 27 दिसंबर 1831 के दिन प्लायमाउथ से अपनी यात्रा पर निकला। ये यात्रा हमेशा हमेशा के लिए मानव जाति की पूरी सोच बदलने वाली थी। 2 साल की यात्रा 5 साल में बदल गई। साउथ अमेरिकन कोस्ट से जहाज गैलापागोस द्वीप, फिर ताहिती और ऑस्ट्रेलिया के चक्कर लगाता हुआ वापस इंग्लैंड पहुंचा। इस बीच चार्ल्स डार्विन ने अपने हर ऑब्जर्वेशंस को ध्यान से अपने नोट्स में लिखा और ये नोट्स स्पीशीज, प्रजातियों को ठीक ठीक समझने की उसकी कोशिश के गवाह बने। डार्विन ने अपने नोट्स में लिखा कि अभी तक के जितने नेचुरलिस्ट हुए हैं वो स्पीशीज क्या है इसे ठीक से परिभाषित नहीं कर पाए हैं। यूरोप में मिलने वाले बीटल्स और अमेरिका की केव फिश बिना आंखों के क्यों हैं? क्या इन स्पीशीज को बिना आंखों के अलग से बनाया गया है? शलजम और लौकी के ही तने इतने लंबे क्यों हैं? ये अलग स्पीशीज हैं या एक ही स्पीशीज के अलग प्रकार? गैलापागोस के हर द्वीप में अलग अलग प्रकार की मॉकिंग बर्ड्स हैं जो एक दूसरे से प्रजनन नहीं करती। क्या ये भी अलग स्पीशीज हैं या एक ही स्पीशीज में विविधताएं? ये किन मामलों में अलग हैं और इन्हें कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है? 1836 में अपनी यात्रा के अंत में चार्ल्स डार्विन ने आगे भी अपनी नोटबुक में इसी तरह के सवाल उठाने शुरू किए और सवालों से भरी इन नोट्स को 1839 में उसने जर्नल एंड रिमार्क्स नाम से छपवाया, जिसे आज हम वोयाज ऑफ बीगल के नाम से जानते हैं। डार्विन ने सवालों की कतार लगा दी थी। उसने लिखा, क्या स्पीशीज पूरे देश में एक जैसे हैं? हर जानवर में बदलाव होता है, यह साबित करना मुश्किल है। बदलाव के कारण क्या है? क्या स्पीशीज में बदलाव जानवर की अपनी इच्छा के कारण आता है या बाहरी माहौल से तालमेल बिठाने के कारण? क्या इंसानों में भी बदलाव आया है? डार्विन लामार्क के इस विचार से तो सहमत था कि जीवन सरल से विकसित की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसने लामार्क के इस विचार को बकवास करार दिया कि इस्तेमाल की आदत के कारण कोई अंग गायब या विकसित होता है। 1798 में थॉमस मेल्थस नाम के एक हिस्ट्री के प्रोफेसर ने एक किताब लिखी थी, ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें उसने मानव जाति के भविष्य पर लिखा था कि इंसानों में प्रजनन करने की चाहत बहुत होती है, जिससे आबादी हमेशा बढ़ती है, लेकिन खाने की कमी से इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा हमेशा मर जाता है और इस वजह से आबादी बहुत तेजी से नहीं बढ़ पाती। डार्विन ने जब ये किताब पढ़ी तो इस विचार ने उसे एकदम जकड़ लिया। मेल्थस के इस विचार से उसे स्पीशीज के सवालों की कुंजी मिल गई। 1842 में उसने नई किताब पर काम करना शुरू किया और 1844 तक उसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया, जिसमें डार्विन ने यह जोड़ा कि स्पीशीज में विविधता, वेरिएशन अपने बाहरी माहौल के कारण आती है। लेकिन डार्विन ने अपनी किताब छपवाई नहीं। वो अपने इस विचार को और धारदार बनाना चाहता था। 1858 में रसेल वॉलेस नाम के ब्रिटिश एक्सप्लोरर की उसे चिट्ठी मिली। वॉलेस भी डार्विन से प्रभावित होकर अमेज़न के रेन फॉरेस्ट की यात्रा पर निकला था, जहां से उसने हजारों ऑब्जर्वेशंस की नोटबुक तैयार की थी और ये सारे ऑब्जर्वेशन एक निष्कर्ष पर पहुंच रहे थे, स्पीशीज में बदलाव आता है।
वो इवॉल्व होती हैं अपने बाहरी माहौल के दबाव में। रॉबर्ट वॉलेस ने इन ऑब्जर्वेशंस पर एक ऐसे लिखा और चिट्ठी के साथ चार्ल्स डार्विन के पास भेज दिया। इसे पढ़कर डार्विन के होश उड़ गए। वॉलेस भी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर एग्जैक्टली वही बात कर रहा था जो डार्विन कर रहा था। नेचुरल हिस्ट्री के वैज्ञानिकों के क्लब लीनियन सोसाइटी के सामने डार्विन और वॉलेस की थ्योरीज को एक साथ रखा गया और दोनों 1858 के अगस्त में लीनियन सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित की गई, लेकिन साइंटिफिक सर्कल में इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। यहां तक कि लीनियन सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में लिखा कि साल 1858 में ऐसी कोई बड़ी वैज्ञानिक खोज नहीं हो पाई है जो दुनिया को बदल दे। लेकिन चार्ल्स डार्विन रॉबर्ट वॉलेस के अपने ही तरह के ऑब्जर्वेशन से जबरदस्त उत्साहित था और साल 1859 में डार्विन ने अपने नोट्स और विचारों को किताब के रूप में पहली बार छपवाया, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस किताब से उसने ढंग से अपने विचार दुनिया के सामने रखे। जीवन भी अर्थ की तरह बदल रहा है। ये बदलाव हमेशा चलता रहता है। स्पीशीज बिना बदले हमेशा नहीं रहती और एक स्पीशीज तभी उभरती हैं जब पिछली किसी स्पीशीज में वेरिएशंस आए हों और ये वेरिएशंस बदलाव प्रकृति नेचर के बदलाव से आते हैं ताकि वो स्पीशीज जीवित रह सके। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज खूब बिकी। डार्विन की इस किताब पर बात की जाने लगी। कुछ उसके समर्थक बन गए, कुछ विरोधी। साल 1864 में हर्बर्ट स्पेंसर नाम के बायोलॉजिस्ट ने डार्विन के विचारों को समझाने के लिए एक टर्म गढ़ा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और तब से लेके आज तक ये टर्म और चार्ल्स डार्विन एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए। अगले 20 सालों में डार्विन ने 5 बार ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में नए तथ्य जोड़कर उसे रिवाइज किया, लेकिन इंसानों के इवोल्यूशन के बारे में कुछ भी लिखने या बोलने पर डार्विन बचता रहा। अपनी जीवनी में डार्विन ने लिखा कि मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मानव जाति भी बदलाव के उसी नियम के तहत आती है जो बाकी सारे जीव जंतुओं पर लागू होता है। 1871 में आखिरकार चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब द डिसेंट ऑफ मैन पब्लिश की, जिसमें क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को मनुष्य जाति पर भी लागू किया गया। ऐसा करके चार्ल्स डार्विन ने इंसानों की इस धारणा को हमेशा के लिए तोड़ दिया कि वे प्रकृति के नियमों से कुछ अलग ढंग से इस पृथ्वी पर आए हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन का ये विचार इतना नायाब था कि आज भी दुनिया के कुछ धर्म या तो इसे पूरी तरह से दरकिनार कर देते हैं या तो अपने धर्म के अनुसार उसे अपने खांचे में बिठाने की नाकामयाब कोशिश करते हैं। डार्विन इस बात पर तो निश्चित था कि स्पीशीज में विविधता मां बाप से बच्चों में आती है, लेकिन इसके तरीके के बारे में वो अनजान था। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के दूसरे चैप्टर में डार्विन ने लिखा कि कोई चीज वंश दर वंश कैसे आगे बढ़ती है ये कोई नहीं बता सकता। बाद में डार्विन ने इसे समझाने के लिए कहा, शायद इसके लिए बहुत छोटे पार्टिकल जिम्मेदार हैं, जिसे उसने जेम्यूल्स कहा, और ये जेम्यूल्स माता पिता से संतानों में आते हैं। लेकिन डार्विन खुद इस बात पर बहुत निश्चित नहीं था और अपने दोस्त
टी.एच. हक्सले को लिखी चिट्ठी में उसने स्वीकारा कि मेरे पास इसे समझाने का कोई और बेहतर तरीका नहीं है। 1882 में डार्विन की मृत्यु हुई और उसकी लाइब्रेरी में एक किताब उसके बिना पढ़े रह गई। इस किताब में ग्रेगोर मेंडेल का एक पेपर था जो उसने 1865 में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सामने रखा था और जिस पर उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। मेंडेल ने मटर के अलग अलग दानों को क्रॉस फर्टिलाइज करा के एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसमें मटर के दानों में वंश दर वंश बदलाव आ रहे थे। वॉल्थर फ्लेमिंग और विल्हम वॉल्डायर नाम के दो जर्मन बायोलॉजिस्ट ने तब तक काफी विकसित हो चुके माइक्रोस्कोप की मदद से इन मटर के दानों के अंदर सेल्स देखे, जिनके अंदर और गौर से देखने से कुछ धागे जैसी आकृतियां दिख रही थी जो विभाजित हो रहे थे। चूंकि इन्हें डाई की मदद से देखा जा रहा था, इसलिए इन्हें नाम दिया गया क्रोमोसोम यानी कलर बॉडी, और विभाजन की प्रक्रिया को नाम दिया गया माइटोसिस। 1882 में फ्लेमिंग ने अपनी किताब छपवाई सेल सब्सटेंस, न्यूक्लियस एंड सेल डिवीजन, और पहली बार ये बात स्थापित हुई कि सेल के न्यूक्लियाई अपने पहले आए न्यूक्लियस से पैदा हुए हैं। लामार्क से लेकर डार्विन और फ्लेमिंग तक विज्ञान इस बात को सबूतों के आधार पर स्थापित करने में सफल हुआ कि इंसान में भी दूसरे जीव जंतुओं की तरह समय के साथ बदलाव आया है। ये ज्ञान साइंस को जेनेटिक्स की समझ तक ले जा रहा था। इस कहानी में अभी और किरदार और उनके किस्से आने बाकी हैं। इस कहानी से जुड़े रहिए, अभी बहुत कुछ बाकी है विज्ञान कथा में।